हेलो स्टूडेंट। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था और हमने उसको देखने से पहले जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी उनको एनालाइज किया था। हमने ये भी देखा कि डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक टॉपिक कल हमारा बात करना रह गया जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई ये हमारा पीवी कर्व है, यहाँ से हम ये V है और ये P है। हम यहाँ से चले, ये इनिशियल स्टेट थी P1 V1, तो यहाँ से यहाँ तक गए। ये दूसरी स्टेट थी P2 V2, इसके बीच में बहुत सारी और स्टेट भी रही होंगी। और यहाँ से जाने के बाद हम A से B गए, ये B था, और B से वापस A आ गए। तो अगर तुम देखोगे तो इनिशियल स्टेट क्या थी? वो थी P1 V1, और भी कुछ हो सकता है, T1 भी हो सकता है, लेकिन अभी हम P1 P और V की बात कर रहे हैं। और फाइनल स्टेट क्या थी? वो भी थी P1 V1। तो अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसे हो रहा है कि उसकी इनिशियल और फाइनल जो स्टेट हैं वो सेम है, तो उस प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या नहीं चेंज हुआ होगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने पहले कितना एरिया कवर किया? कितना एरिया कवर किया? पूरा एरिया कवर किया जब आप यहाँ से यहाँ तक गए। ये पूरा एरिया आपने कवर किया होगा, ठीक है? तो वर्क डन इतना हुआ होगा, ठीक। और जब आप वापस आए, इतना एरिया आपने कवर किया होगा। कब? जब आप ए से बी गए होगे, ठीक। तो कुछ वर्क डन हुआ होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जब आप वापस आए होगे तो यहाँ से इस रूट से वापस आए तो इतना एरिया आपको वापस मिल गया होगा, ठीक। तो ये इतना वर्क डन आपको वापस मिल गया होगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, वर्क इज डन बाय द सिस्टम था, और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो गया। तो जो आपका इफेक्टिव वर्क डन हुआ वो ये हुआ, ठीक है। बेसिकली पहले ये पूरा एरिया था, उसके बाद वापस जब आए तो इतना एरिया हमको मिला, तो बचा कितना? इतना, तो कुछ वर्क डन हुआ। अच्छा, जब वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो इसमें कुछ हीट एक्सचेंज हुई होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कुछ इस तरीके से एक्सचेंज हुई होगी कि यहाँ से जब अगर आप du लिखोगे तो du हो जाएगा आपके पास डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो जब आप इस प्रोसेस में गए तो जितना du यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, या इंटरनल एनर्जी जितनी चेंज हुई, उतनी ही इंटरनल एनर्जी यहाँ पे भी चेंज हो गई होगी। बस यहाँ पे ये बढ़े, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव अगर हुई होगी तो इधर में ये निगेटिव हो गई होगी, क्योंकि जब इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो du जो होगा, टोटल du जो होगा वो 0 होगा। ये जो du मैंने लिखा है ये यहाँ से यहाँ तक जाने का du है। जब आप यहाँ से यहाँ तक वापस आओगे तो क्योंकि फाइनल और इनिशियल कंडीशन सेम है, तो जितना इंटरनल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज हुई, उतनी ही इंटरनल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक वापस आने में चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वो और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी थी वो दोनों बराबर हो जाएगी। तो होगा क्या कि यहाँ वर्क डन भी होगा, कुछ हीट एक्सचेंज भी होगा, लेकिन du नहीं चेंज होगा, du टोटल। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ से यहाँ तक जाने में du चेंज हुआ होगा और यहाँ से वापस आने में भी du चेंज हुआ होगा, लेकिन क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, फाइनल स्टेट सेम है, तो ये जो टोटल du होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। अच्छा, चलो देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी याद दिलाया था, इस लेक्चर में भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहें और नोट्स बनाते समय डालते रहें।
ये मुझे बार बार करना पड़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट भूल जाते हैं लेक्चर अटेंड करने की जल्दीबाजी में, वो भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये करना है कि नोट्स जरूर बनाना है, और लास्ट टाइम में आपको काम में आएगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, एक और बात है कि अभी हम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं, जल्दी ही मैं क्लासिकल मैकेनिक्स और कुछ दूसरा टॉपिक जो है शुरू करने वाला हूँ। तो लगभग प्लान ये है कि अब दिन में 3 वीडियो आएगा हमारा। ठीक। हाँ जी। अच्छा, एक और बात, मैंने ये आपसे कहा था कि इस जो लेक्चर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इस लेक्चर का मेन पर्पस कोर्स खत्म करना नहीं। इस लेक्चर का मेन पर्पस ये है कि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। और अभी हम मोस्टली थ्योरी कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं उनके न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। धीरे से हम ये करेंगे कि जब हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी तो हम उनके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो पिछले सालों में नेट में या गेट में या किसी दूसरे पीएचडी के एंट्रेंस में आए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें। लेकिन आप लोगों को जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो, हम उसका जवाब का वीडियो बना के आपको भेज सकते हैं। तो इस लेक्चर, ये जो हमने लेक्चर अटेंड करना बनाना शुरू किया था, इसका एक पर्पस, हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट ये अभी चल रहा है, और वो पहला पार्ट ये चल रहा है कि हम पहले उन सारी चीज़ों से फेमिलियर होना चाहते हैं जो हमें थर्मोडायनामिक्स में इस्तेमाल होने वाली है। देखा होगा आपने कि धीरे से हमने क्या क्या किया। हमने टेम्परेचर से बात करना शुरू की, टेम्परेचर से बात करने के बाद हमने इक्विलिब्रियम की बात की, तो हमने एक एक चीज़ आपको बताते चले गए। फिर हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की, फिर धीरे धीरे हमने वर्क डन बताया, इंटरनल एनर्जी बताई, और हीट बताई, धीरे धीरे करके बताया, और फिर हमने आपको थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ बताया। तो ये जो भी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, अभी आप कहोगे तो फुल फ्लेज थर्मोडायनामिक्स आपकी शुरू नहीं हुई है। अभी हम आपको बेसिकली ABCD सिखा रहे हैं। जैसे इंग्लिश सीखने से पहले हमने A सीखा, फिर B सीखा, एक दिन में A सीखा, फिर दूसरे दिन B सीखा, ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर हम पूरा A से Z तक सीख गए। और जब हम A से Z तक सीख गए तो फिर हमने इंग्लिश लिखना शुरू कर दी, 2 लेटर वर्ड किए, फिर 3 लेटर वर्ड किए, ऐसा करके। तो वही हमारा प्लान है। तो हम जो एक एक करके चीज़ें जो कर रहे हैं, अम, उनको पहले इकट्ठा कर ले रहे हैं, फिर बाद में हम उनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनका इस्तेमाल करेंगे। और तब हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा कि हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, और वो है, इसे हम लोग नॉर्मली कभी कभी बोलते हैं हीट कैपेसिटी, या कुछ कभी कभी हम इसको स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, और बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सेम चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सेम चीज़ नहीं है, इनकी अंडरस्टैंडिंग सिमिलर है। तो सबसे पहली बात ये है कि बात शुरू कहाँ से हुई, और ये थी तो ये क्यों आई, और ये थी तो फिर ये क्यों आई। तो जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग उसमें हमेशा अपना एक फ़ायदा खोजते हैं। हम हमेशा ये देखना चाहते हैं कि कोई चीज़, हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम करने से हमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो जैसे क्या किया गया कि लोहे को गर्म किया गया। ठीक, इसको गर्म किया गया, मान लो इसका द्रव्यमान m1 किलोग्राम था। ठीक, तो मान लो इसको गर्म करने में, इसको कुछ T1 टेम्परेचर तक पहुंचाने में, या T टेम्परेचर तक पहुंचाने में, T0 रूम टेम्परेचर है आपका, मान लो। तो इसको T टेम्परेचर तक पहुंचाने में मान लो डेल्टा Q हीट दी गई। ये क्या था हमारे पास, ये आयरन था। ठीक, अब जब किसी को बताया गया कि इसको हीट करने में, इस T1 टेम्परेचर तक हीट करने में हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है m1 तक। दूसरा बंदा था, अच्छा उसे ऐसा कर लो, थोड़ी देर के लिए मास हटा दो। उसने बताया कि आयरन को गर्म करने के लिए T1 टेम्परेचर तक डेल्टा Q हमें एनर्जी लग रही थी। अब वो बंदा, दूसरा बंदा सुन के घर गया, उसने क्या किया, उसके घर में आयरन का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसने भी उसको T1 टेम्परेचर तक गर्म किया,
तो ये हमारे पास सैंपल 1 है और एक हमारे पास दूसरा सैंपल भी था, ये था सैंपल 2। लेकिन आप देख ही रहे हो कि ये इससे बड़ा दिख रहा है, ये भी आयरन है। अब क्या हुआ, ये बंदा बोलता है उसको कि यार तुम तो कह रहे थे इसको टी टेम्परेचर में लाने के लिए हमें डेल्टा क्यू हीट लगेगी, लेकिन मुझे तो डेल्टा क्यू डैश हीट लगी, ज़्यादा हीट लगी। ये भी बता देता हूँ कि डेल्टा क्यू डैश बड़ा है डेल्टा क्यू से। तो उसने कहा कि कुछ या तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा आयरन को गर्म करो, मैंने आयरन गर्म किया। तुमने कहा टी टेम्परेचर तक गर्म करो, मैंने टी टेम्परेचर तक गर्म किया, लेकिन फिर हीट में एक्सचेंज में अंतर क्यों? तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैंने तो तुम्हें पूरी बात बताई, ऐसा कैसे हो गया? चलो तुम मुझे अपना टुकड़ा दिखाओ। तो उसने देखा कि ये वाला आयरन का टुकड़ा उस वाले आयरन के टुकड़े से बड़ा था। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज डिफाइन की गई जिसको बोला गया हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था वो था अ, कि अगर किसी चीज को टी टेम्परेचर तक ले जाना है तो तो जैसे ये टी नॉट टेम्परेचर था और ये टी था, तो इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? वो हुआ टी माइनस टी नॉट। तो ये देखा गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है तो उसे कितनी एनर्जी देनी, कितनी हीट एनर्जी देनी है, उसका रेशियो जो है हीट कैपेसिटी कराया। हीट कैपेसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर सोचो कि किसी चीज को अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो और उसमें डेल्टा क्यू ज्यादा देना पड़े तो इसको हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। मतलब न्यूमरेटर अगर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है? इसका बिल्कुल नाम से मतलब है, यानी कि वो हीट को ज्यादा उसकी कैपेसिटी ही ज्यादा है हीट को गेन करने की। मतलब बहुत कम टेम्परेचर चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ी। ठीक, तो ये बताता था। ठीक, और इसीलिए हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। जैसे हमारे पास एक बर्तन होता है पानी का या दूध का, तो हम बोलते हैं कि वो 1 लीटर कैपेसिटी का है। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है, या सही डेफिनेशन की बात करें तो पर यूनिट इंक्रीज इन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर द हीट गिवन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। ठीक, और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो मैंने समझा है कि अगर डेल्टा टी कम है और डेल्टा क्यू ज्यादा है, इसका मतलब बहुत कम अमाउंट चेंज करने के लिए टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हीट की जरूरत है। यानी कि वो उसमें इतनी कैपेसिटी है। नॉर्मली तुम किसी चीज को टीन को तुम थोड़ा सा गर्म करो वो तुरंत टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, यानी उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ एक तुम लोहे का टुकड़ा ले लो, उसको तुम जब बहुत गर्म करोगे तब जाकर उसका टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि वो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ले सकता है। ठीक, और टीन जो जैसे ये अलमारी और बक्से बनाए जाते हैं उस टीन की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी तरफ उसको थोड़ा सा ही टेम्परेचर, उसको थोड़ा सा ही हीट देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसकी हीट कैपेसिटी कम है। तो जब ये देखा गया, तो जब इस केस में ये निकाला गया तो ये इतना आया। इस केस में जब निकाला गया तो ये आया डेल्टा क्यू डैश अपॉन डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज सेम है लेकिन डेल्टा क्यू अलग था। तो शुरुआत यहीं से हुई कि हीट कैपेसिटी, कि किसी किसी ऑब्जेक्ट की हीट को कंटेन करने की जो कैपेसिटी है उसे हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक, पर यूनिट टेम्परेचर क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि किसका टेम्परेचर कम चेंज हो रहा है और वो हीट ज़्यादा ले रहा है, या किसका टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हो जा रहा है थोड़ी सी हीट में, तो कौन हमारे काम का है? अब आप बोलोगे कि कैसे पता? कुछ केसेस में हमको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनमें हम टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहते लेकिन हीट एक्सचेंज बहुत करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम बहुत कम हीट देके ही उसको हीट एक्सचेंज कर लेना चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देना चाहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप अ, आपके घर में खाना बनाने का बर्तन है, तो घर में आपके घर में तवा होगा और कुछ लोहे के बर्तन होंगे,
और स्टील के बर्तन होंगे। कुछ बर्तन होंगे जो बहुत हल्के होंगे, कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो भारी होंगे। तो जैसे तवा है, तो तवा मोटा अच्छा होगा या पतला अच्छा होगा, ये सोचने की बात है। तो तवा जो है थोड़ा मोटा वाला अच्छा होगा। उसकी एक बात है कि आप कहोगे कि सर वो तो गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा, बात सही है, वो गर्म होने में बहुत टाइम लेगा, लेकिन जब वो एक बार गर्म हो जाएगा तो फिर वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो ठंडा अगर हल्का तवा होगा, पतला तवा होगा, तो जैसे ही आपने गैस पर रखा वो तुरंत गर्म हो जाएगा, रोटी आपकी जल जाएगी। ठीक। तो ये एग्जाम्पल हुआ कि आपके पास मोटा बर्तन होना चाहिए। दूसरी तरफ आप पानी गर्म कर रहे हो, तो फ्राइंग पैन जो है आपका, तो फ्राइंग पैन में पानी की अपनी क्वालिटी है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, तो फ्राइंग पैन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस जगह आप चाहते हो कि आपके पास थोड़ा पतला बर्तन हो, फ्राइंग पैन जब यहाँ पे है, या चाय बनाने का बर्तन जो है, और दूसरी तरफ ये जो रोटी बनाने का जो तवा है आप चाहते हो थोड़ा मोटा हो। आपने देखा होगा जो हलवाई होते हैं उनके तवे बहुत मोटे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि एक बार वो हीट अटेन कर लेंगे तो फिर वो टेम्परेचर चेंज ज़्यादा नहीं होने देंगे और हीट को कंटेन करके रखेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया, इन्होंने भी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये अलग अलग आ रहा था। तो समझ में आया कि कुछ गलती है। तो पहली बात तुम्हारी हो गई हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? द द हीट गिवन टू ए सिस्टम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी की यूनिट जो हो जाएगी, ये क्या है? ये कैलोरी में हो सकता है या जूल में हो सकता है, और टेम्परेचर काय में हो सकता है? या तो डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, या केल्विन में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। ठीक। तो जो टेम्परेचर की यूनिट है वो टेम्परेचर की यूनिट यूज कर लेते हैं, और जो हीट की यूनिट है वो हीट की यूनिट यूज कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट हो गई कैलोरी पर, या तो हो गई कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या हो गया कैलोरी पर डिग्री केल्विन, या हो गया जूल पर डिग्री सेल्सियस, या हो गया जूल पर डिग्री केल्विन। ठीक है, इसकी ये 4 यूनिट हो गई। तो अब प्रॉब्लम वहां फंस गई कि कौन झूठ बोल रहा है इसमें से। वो कह रहा है कि नहीं मैंने तुम्हें पूरी बात बताई, मैंने कुछ गलत नहीं बताया। मैंने कहा कि मेरे पास लोहे का टुकड़ा है और लोहे के टुकड़े को मैंने डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म किया, या टी टेम्परेचर तक गर्म किया, तो मुझे डेल्टा क्यू हीट देनी पड़ेगी। इस बंदे ने कहा नहीं यार, मेरा केस में तो अलग है, ये डेल्टा क्यू तो ज़्यादा लग रहा है, तुमने तो कहा था 1 किलो गैस में हो जाएगा, मुझे तो 1.5 किलो गैस लग गई। तब देखा गया कि इस आयरन का जो वेट था वो M1 था, और इसका जो था M2 था, और M2 ज़्यादा था M1 से। तो समझ में आया कि जिसका मास ज़्यादा है उसको गर्म करने के लिए हमको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस डेफिनेशन को बदल दिया गया। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट के डेल्टा क्यू टेम्परेचर, डेल्टा टी टेम्परेचर पर यूनिट द्रव्यमान, पर यूनिट मास को किसी ऑब्जेक्ट के को दी गई ऊर्जा जो है पर यूनिट टेम्परेचर चेंज एंड पर यूनिट मास को हम उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब क्या किया गया, जब इस पूरे सेटअप को इसके मास से डिवाइड किया गया, और इस पूरे सेटअप के मास को इससे डिवाइड किया गया, तो दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई। ये अंतर क्यों आ रहा था? इसका मास ज़्यादा था, उसका मास कम था। ये आप बहुत इजीली देख सकते हो। आप एक कटोरे में पानी गर्म करो गैस पे, ये छोटे बर्तन में पानी करो तुरंत गर्म हो जाएगा। आप पानी सेम है, गैस सेम है, लेकिन अब आप जो है बड़े बर्तन में रख दो, ज़्यादा पानी हो गया तो उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक। तो हमारी स्पेसिफिक हीट, तो हमारी हीट कैपेसिटी क्या हुई कि द हीट गिवन और टेकन टू द सिस्टम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। हीट स्पेसिफिक हीट क्या हुई? द हीट गिवन टू a system per unit temperature change per unit mass is basically called the specific heat। ठीक। अच्छा, अब देखो जरा आगे क्या हुआ। तो हमारे पास 2 डेफिनेशन होगी। हीट कैपेसिटी क्या हो गई? सिर्फ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया, और इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, या जूल पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या हुई? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ए। ये स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? द हीट गिवन और टेकन टू द सिस्टम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास। अब जो मास वाला फैक्टर था वो कैंसिल हो गया। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो
जैसे कि आपके पास एक बड़े टब में पानी है, उस टब के पानी का आपने वो डेंसिटी निकाली जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था, तो डेंसिटी कुछ आई। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने जब बड़े वाले टब में से पानी की जो डेंसिटी निकाली, मैं अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे निकाली थी, तो आपने देखा कि वो रो आई, उसी में से आपने एक छोटे गिलास में पानी लिया और पानी लेके जब आपने उसकी डेंसिटी निकाली तो वो भी उतनी आई। इसका मतलब जितना मास एक छोटे से गिलास में पर यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व है, वही पूरा उसी उसी रेशियो में मास बड़े वाले में भी डिसॉल्व है। बड़े वाले में पानी बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, छोटे वाले में पानी घट रहा है तो उसका वॉल्यूम मास घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा है। ठीक, तो ये डेंसिटी जैसे कांस्टेंट हो गई, ऐसे ये स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक हीट है ये भी पर यूनिट मास है। तो जब दोनों केस जो हमने पहले वाले लिए थे उनका मास से डिवाइड कर दिया तो ये पता चलेगा कि पर यूनिट मास में उसमें कितनी एनर्जी की यूज हो रहा है। ठीक, तो ये बराबर हो गया और इसलिए इसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगर आप आयरन का टुकड़ा ले लो, सेम क्वालिटी का आयरन, मतलब आयरन अलग अलग होते हैं, कुछ स्टील होते हैं, कुछ रॉट आयरन होते हैं, कुछ नॉर्मल आयरन होता है। क्या अंतर होता है उसमें? बेसिकली कार्बन की जो क्वांटिटी होती है उसका अंतर होता है। ठीक है, तो आयरन अगर आप एक ही क्वालिटी का आयरन लेते हो तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो सेम होगी। वो क्या होगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब उसने 1 किलो आयरन लिया था या उसने 2 किलो आयरन लिया था। उसने जो भी आयरन लिया था पहले उसका वजन तोल लिया, वजन तोलने के बाद उसने उसको डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म किया और डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म करने में देखा कितनी एनर्जी यूज हुई, नोट कर लिया। फिर उसने दूसरा आयरन का टुकड़ा लिया और दूसरा आयरन का टुकड़ा लेकर उसका पहले वजन तोल लिया, उसके बाद उसे डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म कर लिया, देखा कितनी हीट हुई और उसने क्या किया? हीट पर यूनिट टेम्परेचर चेंज पर यूनिट मास निकाल लिया, वो दोनों बराबर आ गए। तो इसीलिए इसे स्पेसिफिक बोलते हैं क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए स्पेसिफिक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे इसकी निकालनी थी, इसकी यूनिट क्या हो गई? या तो कैलोरी हो गई या जूल हो गई। इसका टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या हो गया? या तो डिग्री सेल्सियस हो गया या केल्विन हो गया, और इसका क्या हो गया? किलोग्राम। ठीक, तो ये हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम, या हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री केल्विन किलोग्राम, और जूल पर डिग्री केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री किलोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आई कि ये प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आयरन के ही दो टुकड़ों के लिए उसका वैल्यू अलग अलग आ रहा था, तो नई डेफिनेशन बनाई गई। ठीक, अच्छा क्वेश्चन इस पे अभी हम आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट पे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज बात करना चाहते हैं कि ये सबकी जरूरत क्या है हमें। ठीक, हमने आपको वैसे हिंट दे दिया है कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं। देखो, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो गाड़ी का इंजन है उस इंजन में या गाड़ी का इंजन छोड़ दो, आप आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का फोटो देखा होगा। उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? यहाँ पे ये रिएक्टर है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से एक ऐसे ऐसे करके क्वाइल जाती है और क्वाइल से पानी ऐसे करके जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक टरबाइन लगी होती है। ठीक, ये टरबाइन होती है, इसमें पंखे लगे होते हैं और ये वापस यहाँ चला जाता है। तो क्या होता है? ये रिएक्टर है, यहाँ हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट होके ये क्वाइल से हीट एब्जॉर्ब हो रही है और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड क्या करता है? वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उससे उससे वेपर बनती है, वेपर बनती है तो वो यहाँ आती है, यहाँ आती है, इस पंखे को घुमाता है और पंखे को घुमाता है तो हमारी बिजली बनती है, और जब वो पानी वो ठंडा हो जाता है तो वापस इधर चला जाता है। तो रिएक्टर में तो बहुत सारी हीट उत्पन्न हो रही है। क्या चाहते हैं हम? क्या हम ये चाहते हैं कि रिएक्टर की जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट चली जाए, या हम ये चाहते हैं कि जो रिएक्टर की हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर लें? ठीक, अब इस्तेमाल कैसे करेंगे उसे? अच्छा एक और बात है, जब ये लिक्विड इसके अंदर जो घूम रहा है, जब ये इसके अंदर घूम रहा है तो जब इसको हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये तो पिघल जाएगा। तो हमें कैसा मटेरियल चाहिए? क्या लगता है आपको? हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत कम टेम्परेचर चेंज में ही बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले, या हमें ऐसा लिक्विड चाहिए जो बहुत कम हीट ले और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा ले? ठीक, तो अब दोनों केस डिस्कस करते हैं। अगर ये सिस्टम यहाँ से बहुत सारी हीट ले ले और बहुत कम टेम्परेचर अपना चेंज करे,
तो क्या होगा, हमारे पूरे सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और बहुत आसानी से ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहाँ से लेके यहाँ से घुमा के यहाँ ले आएगा और जितनी ज़्यादा हीट लेगा उतनी ज़्यादा भाप बनेगी, भाप स्ट्रांग बनेगी और मोटर को उसी हिसाब से टरबाइन को घुमा पाएगी। यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कम टेम्परेचर चेंज पे ये बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, तो जो कूलेंट होते हैं, आपने गाड़ियों में देखा होगा, एक कूलेंट डाला जाता है, रेडिएटर होता है। रेडिएटर क्या करता है, इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो इंजन कुछ इस तरीके का होता है, इंजन ऐसा होता है और इस पूरे इंजन में एक ऐसे करके अंदर में और हर जगह ये डबल डबल लाइनिंग होती है, ये इंजन को ठंडा करने के लिए होती है और एक लिक्विड इधर से एंटर करता है इसमें और इधर से निकलता है और वो लिक्विड ऐसा होता है कि उसको बीच में ठंडा करना पड़ता है। तो अगर ऐसा लिक्विड होता जो थोड़ी सी भी हीट लेके तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाता तो इंजन का टेम्परेचर और बढ़ जाता। हम तो इंजन को ठंडा करना चाह रहे हैं ना, तो इंजन को ठंडा हम कैसे करेंगे, उससे हीट लेके करेंगे या उसको हीट देके करेंगे? ऑब्वियसली उससे हीट लेंगे। तो जब लिक्विड यहाँ घुस रहा है तो वो ठंडा होगा और जब इसके अंदर घूमेगा तो वो गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? वो इससे हीट ले लेगा और हीट लेके यहाँ से निकल जाएगा, तो ये इंजन ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड आपका ऐसा है कि जो थोड़े से टेम्परेचर, थोड़ी सी एनर्जी में ही हीट हो जा रहा है, तो फिर वो हीट को निकाल नहीं पाएगा। तो यानी कि हमें ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो, बहुत कम टेम्परेचर चेंज करने पर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ले ले। तो जब ये इधर से घुसेगा तो खूब सारी हीट इससे एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये वो केस है जिस केस में हमको एक ऐसा लिक्विड चाहिए जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो। इंजन में हम उसी मटेरियल का बनाते हैं, क्यों नहीं हम इंजन जो है किसी हल्के मटेरियल का बना लेते हैं। ठीक, अब क्योंकि हल्के मटेरियल का बना लेंगे जल्दी, थोड़ी सी एनर्जी में ही वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो हम उसे ऐसे मटेरियल से बनाना चाहते हैं कि जो थोड़ी ज़्यादा हीट ले ले लेकिन वो एब्जॉर्ब ना करे, उसको ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ाए, नहीं तो पूरी गाड़ी गर्म हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि इस केस में हमको ऐसे मटेरियल की जरूरत है जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो या ही स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा एनर्जी ले लेकिन अपना टेम्परेचर ना बढ़ाए। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने देखा होगा कि घर में जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो या मतलब जो जो खाने की नीचे की जो प्लेट है उसे कॉपर में बदल दिया जाता है। तो कॉपर क्या होता है, कॉपर बहुत अच्छा हीट कंडक्टर होता है हीट का। तो थोड़ा सा एनर्जी लेके भी वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है, तुरंत बढ़ा लेता है। या मैंने वो आपको चाय वाला एग्जांपल दिया, चाय जिस बर्तन में आप बना रहे हो वो बर्तन बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता, तवे और कढ़ाई जितना भारी नहीं होता है। तो आप देखते हो कि उस केस में हमको ऐसा चाहिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कम हो, मतलब कम से कम एनर्जी में वो बढ़ा दे। आपने देखा होगा पहले प्रेस जो आती थी वो आयरन की प्रेस आती थी। तो आयरन की प्रेस क्या होती है, उसके नीचे नीचे मोटी सी चादर लगी होती थी। अब काय की प्रेस आ रही है, अब प्रेस आ रही है एल्यूमिनियम की प्लेट वाली, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। क्योंकि वही है कि आप आधे घंटे बैठे हुए हो तो प्रेस गर्म होगी तब हम करेंगे। आयरन आपको क्या होता है, तुरंत करना होता है। दूसरी बात, जब आपने आयरन कर ली और रख दी तो समस्या ये है कि अगर कोई बच्चा छू दे या कोई छू दे तो वो जल जाएगा। तो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी ठंडा हो जाए। तो दोनों हीट कैपेसिटी से ही हमको पता चलता है कि कौन सिस्टम कम एनर्जी में जल्दी गर्म हो जाएगा, कौन सिस्टम ज़्यादा एनर्जी में कम गर्म होगा। तो यानी हीट कैपेसिटी की नॉलेज हमें ये अंडरस्टैंडिंग बताती है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा हीट कैपेसिटी वाला सिस्टम चाहिए या हमें लो हीट कैपेसिटी वाला सिस्टम चाहिए। कहीं पे हमें हाई हीट कैपेसिटी वाला सिस्टम चाहिए और कहीं पे हमें लो हीट कैपेसिटी वाला सिस्टम चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। तो हमने देखा हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट तक हम पहुंचे। क्या पहुंचे कि भाई उसमें तो मास में अंतर आ रहा था और मास में अंतर आने के कारण वैल्यू अलग थी। अब क्या हुआ, अब क्या किया गया, 1 किलोग्राम का आयरन लिया गया और 1 किलोग्राम का एल्यूमिनियम लिया गया। तो ये जो डेफिनेशन थी इस पर ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एम। तो देखो मास दोनों का सेम हो गया। हमने क्या किया, इसको डेल्टा क्यू, इसको भी डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म किया और इसको भी डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म किया। अभी भी ये देखा गया कि
इसमें जो हीट यूज हो रही है, मान लो इसमें डेल्टा क्यू यूज हो रही है और इसमें डेल्टा क्यू डैश यूज हो रही है, तो ये दोनों बराबर नहीं थे। देखो पीछे से हम क्या कह के आए थे कि हीट कैपेसिटी बराबर नहीं थी, तो हमने उसका कारण ये दिया कि वे दोनों का मास अलग अलग था, तो दोनों का मास हमने बराबर कर दिया और क्योंकि उससे डिवाइड कर दिया। लेकिन अब मास बराबर है, फिर भी हम ये देख रहे हैं कि इसका जो इसको डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म करने और इसको डेल्टा टी टेम्परेचर तक गर्म करने में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो अलग अलग है। तो समझ में आया कि इसके 1 किलोग्राम में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे और इसके 1 किलोग्राम में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। देखो हम ज्यादातर ऑब्जेक्ट को बाहर से देखते हैं, लेकिन उनकी जो भी प्रॉपर्टी हैं वो उनके अंदर जो उनके एटम्स हैं या उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से वो प्रॉपर्टी उनकी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि द्रव्यमान तो दोनों का सेम दिख रहा था, लेकिन इसके मोल्स जो थे और इसके जो मोल्स थे 1 किलोग्राम में, मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालने का तरीका है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम तो सेम है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम 1000 ग्राम, लेकिन इसका एटॉमिक वेट अलग है और इसका एटॉमिक वेट अलग है, तो दोनों के मोल्स अलग अलग है। तो जो सेम चीज हमने पहले की थी कि उसका उसके मास से डिवाइड करके हमने उसका मास का जो इफेक्ट था वो खत्म कर दिया था, बिल्कुल सेम यहाँ पे करते हैं। तो बिल्कुल सेम चीज है ये। मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल एम से दिखाते हैं नॉर्मली, इसको सी से भी दिखाते हैं, एम से भी दिखाते हैं। और ये क्या होती है? ये होती है डेल्टा टी, ओ सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इनटू मोल्स। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म कर रहे हैं और उसके पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मोल को दी गई एनर्जी निकालते हैं तो वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये सब चीज़ें एक ही जैसी हैं, इससे ही स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, बट उसके आ, जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी बेहतर है। यहाँ से यहाँ तक आते आते हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। पहले सिर्फ इसी बात की ज़रूरत थी कि किसी चीज़ को हम अगर टेम्परेचर हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, हम इसी में खुश थे। फिर बाद में देखा कि नहीं यार इसमें तो अंतर आ रहा है, तो इसमें कुछ कमी रह गई समझने में, तो हमने स्पेसिफिक हीट डिफाइन की। ठीक, तो और हमने ये भी समझ लिया कि हमें किस तरीके के मटेरियल की ज़रूरत है। ज़्यादा स्पेसिफिक हीट वाले की कहीं पे ज़रूरत है और कम स्पेसिफिक हीट वाले की बाद में ज़रूरत है। जो हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट है ये दो तरीके की होती है। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको जाके, कांस्टेंट प्रेशर पे, और दूसरी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इनको अभी आगे जाके हम लोग जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इफ बॉडी ऑफ मास m is subject to change the temperature डेल्टा टी। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और हमने उसका टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज किया है, एंड हीट गिवन जो है वो डेल्टा क्यू है। तो स्पेसिफिक हीट से क्या फार्मूला हो गया? वो हो गया C इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट को C से दिखाते हैं, वो हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एम। इसको सॉल्व कर लो तो डेल्टा क्यू हो गया
एम सी डेल्टा टी। तो ये हो गया क्या, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था, आपने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना दिया, और ये मान लो 1 किलोग्राम था, ये मान लो 10 ग्राम था, जितना भी था। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है और 10 ग्राम वाटर है, तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट इस पर डिपेंड करेगा। देखो, इसका यूनिट तो केजी हो गया, इसका यूनिट केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये अगर कैलोरी में है तो ये कैलोरी में होगा, ये अगर जूल में है तो ये जूल में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट के बारे में बात किया, और स्पेसिफिक हीट के कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। हमने ये डिस्कस किया कि क्या डिफरेंस है हीट कैपेसिटी में, स्पेसिफिक हीट में और मोलर स्पेसिफिक हीट में। क्या हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जिनकी स्पेसिफिक हीट कम है, क्या हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो इसका जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि हम किस जगह उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये हीट तभी एक्सचेंज होगी जब टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट का फेज चेंज ना हो, मतलब वो लिक्विड था लिक्विड में रहे, और तब हमें जो एनर्जी यूज होती है उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, ठीक। तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, और कल फिर नए लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।